एक जोरदार झटका लगने से मेरी आंख खुल गई। मैंने संभल कर इधर उधर देखा। ट्रॉली नहर के पुल के पास रुक गई थी। ये एक कच्ची सड़क थी और पुल के एक तरफ दरख्तों के नीचे 4 छोटी छोटी दुकानें नजर आ रही थी। ट्रैक्टर का इंजन बंद हो चुका था। मैं बड़ी एहतियात से दूसरी तरफ से ट्रॉली से उतर गया और पीछे की तरफ हटता हुआ नहर के किनारे पर बैठ गया। ये एक बड़ी नहर थी। इसका पाट 30-40 फुट से कम नहीं था। पानी गदला था। मैंने मुंह हाथ धोए और फिर पानी में पैर लटका कर बैठ गया। नहर के पुल के दूसरी तरफ भी एक ट्रॉली खड़ी थी और उस पर भी पट्टे लदे हुए थे। चाय की दुकान के सामने बान की चारपाइयों पर 3-4 आदमी बैठे चाय पी रहे थे। उनमें वो ड्राइवर भी था जिसकी ट्रॉली पर मैंने सफर किया था। मैं नहर में पैर लटकाए बैठा रहा। 20-25 मिनट के बाद दोनों ट्रॉलियां वहां से चली गईं। अब चाय की दुकान पर सिर्फ 2 आदमी रह गए थे। वो दोनों देहाती थे। मैं उठकर नपे तुले कदम उठाता हुआ पुल पर आ गया। कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर चाय की दुकान की तरफ चलने लगा। मुझे उस वक्त चाय की बड़ी शदीद तलब हो रही थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और जाहिर है एक कप चाय पीने के लिए मैं थैले में से कोई जेवर नहीं निकाल सकता था। मेरा हुलिया उस वक्त बड़ा अजीब सा था। बिखरे हुए लंबे बाल, सिखों की तरह बड़ी हुई दाढ़ी, मैला सा कुर्ता और धोती, और नंगे पांव मुझे बड़ी आसानी से भिखारी समझा जा सकता था। मैंने अपने इस हुलिये से फायदा उठाने का फैसला किया। मैं चाय की दुकान के सामने खड़ा हो गया। मुझे देखकर दुकानदार चीख उठा, ओए चल भाग यहाँ से, आ गया सवेरे सवेरे, दिन चढ़ते ही निकल खड़े होते हैं। चारपाई पर बैठे हुए एक आदमी ने कहा, ओए फीके, क्यों डांट रहा है बेचारे को? दुआएं लिया कर गरीबों की, एक गिलास चाय पिला दे इसको, कोई घाटा नहीं पड़ जाएगा तुझे, चल पैसे मैं दे दूंगा। दुकानदार ने कहा, घाटे वाली गल नहीं है चौधरी, इसको एक गिलास चाय दे दूंगा तो 2 और कहीं से निकल आएंगे। चौधरी ने कहा, अल्लाह के नाम पर दे दिया कर यार, पैसे मुझसे ले लेना और इसको एक बंद भी दे दे, भूखा होगा बेचारा। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर न रह सका। मैं भूखा तो जरूर था मगर बेचारा हरगिज नहीं था। अगर चौधरी को पता चल जाता कि इस बेचारे के थैले में लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात भरे हुए हैं तो शायद वो अपने बाल नोचने पर मजबूर हो जाता। दुकान वाले ने चाय का गिलास और एक बंद मुझे दे दिया। मैं चारपाइयों से जरा हटकर दरख्त के नीचे बैठ गया और चाय के घूंट ले लेकर बंद खाने लगा। थोड़ी देर बाद नहर के साथ वाली सड़क से एक रेड़ा भी वहां आ गया। उस पर सब्जी लदी हुई थी। चारपाई पर बैठे हुए दोनों चौधरी उस रेड़े पर बैठकर चले गए। मेरे चाय के पैसे उस चौधरी ने दे दिए थे। मैं चाय पीने के बाद कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर उठकर उस दरख्त के नीचे आ गया जहां एक मोची बैठा हुआ था और उसके करीब ही एक हजाम ने भी साल खुर्दा सी मेज पर अपना सामान सजा रखा था। मैंने उससे कैंची मांगी। मेरा ख्याल था कि दाढ़ी के बाल कुछ छोटे कर लूं। हजाम ने मेरी तरफ देखा, बोला, हजामत बनवानी है? मैंने मिस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। हजाम ने कहा, बैठ जा, तू भी क्या याद करेगा। मैं लकड़ी की झूलती हुई कुर्सी पर बैठ गया। हजाम ने पहले कैंची से मेरे बाल काटे और फिर सर पर मशीन फेरने लगा। मैं सर झुकाए खामोश बैठा रहा। आधे घंटे बाद जब मैंने आईने में अपनी सूरत देखी तो मैं भौंचक्का सा रह गया। हकीकत तो यह है कि एक लम्हे को मैं खुद भी अपने आप को नहीं पहचान सका था। दाढ़ी मूछें साफ और गंजा सर, अजीब हैयत हो गई थी मेरी। लेकिन बहरहाल इसका फायदा मुझे ही था। कम से कम बूटा और जगत तो मुझे नहीं पहचान सकते थे। मैंने हजाम का शुक्रिया अदा किया कि बकौल उसके उसने मुझे बंदे दा पुत्तर बना दिया था। मैंने पूछा, ये कौन सी जगह है मेरे भाई? उसने जो नाम बताया मैं चौंके बगैर न रह सका। ये जगह मेरे आबाई गांव से सिर्फ 2 कोस के फासले पर थी। अब बात मेरी समझ में आ गई थी। मैं जगत सिंह और बूटे से जान छुड़ाकर उस डेरे से भागा था तो मेरा ख्याल था कि मैं ललियानी की तरफ खुली जगह निकलूंगा, लेकिन अब पता चला कि मैं मुखालिफ समत में भागता रहा था और जिस ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार हुआ था वो किसी और गांव से कसूर की तरफ जा रही थी और ये BRB लिंक कैनाल थी। इसका मतलब था कि मैं अपने गांव की तरफ से होता हुआ कसूर जा सकता था। थोड़ी ही देर में घास से लदा हुआ एक और रेड़ा उस तरफ आ गया। उस रेड़े पर मुझे लिफ्ट मिल गई और इस तरह 15-20 मिनट के बाद मैं अपने गांव पहुंच गया। सड़क पर चंद दुकानें थीं। असल गांव जरा हट कर था। मैं रेड़े से उतरकर उन दुकानों से तकरीबन निस्फ फरलांग आगे जाकर गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया और फिर गांव में दाखिल होने की बजाय एक टिब्बे की तरफ मुड़ गया। मैं उस टिब्बे पर दरख्तों के नीचे बैठ गया और गांव की तरफ देखता रहा। गांव की मस्जिद शुरू में ही थी और उसके साथ ही हमारा वो मकान था जहां मेरा बचपन गुजरा था। मुझे उस मकान का दरवाजा भी साफ नजर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि अब वहां कौन रहता होगा। मुझे इस गांव से निकले हुए कई साल हो चुके थे। मेरे माँ बाप तो उस जमाने में मर गए थे जब मैं कसूर में रहा करता था। अलबत्ता जब मैं कसूर से भागा था तो उससे थोड़ा ही अरसा पहले रायविंड से मेरी एक खालाजाद बहन ब्याह कर इस गांव में आई थी। कसूर से फरार होने से कुछ अरसा पहले मैं एक मर्तबा गांव में आया था तो नरगिस से भी मुलाकात हुई थी।
उस वक्त नरगिस को मेरे लक्षणों का पता नहीं था। वो यही समझ रही थी कि मैं फैक्ट्री में नौकरी के सिलसिले में कसूर में शुजा के घर पर रह रहा हूँ। उसे बाद में पता चला होगा जब मैं शुजा को कत्ल करके कसूर से भागा था। नरगिस का शौहर मोहम्मद रमजान चौधरी के पास काम करता था। उसे मैं पहले से बहुत अच्छी तरह जानता था। वो लालची किस्म का आदमी था और उसके जरिए मैं अपना कुछ काम निकलवा सकता था और मेरा गांव आने का मकसद भी यही था। लेकिन मैंने शायद यहाँ आने के लिए गलत वक्त का इंतखाब किया था। मैं दिन की रोशनी में सारे गांव वालों के सामने उनके घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरी ये थी कि मैं वक्त से बहुत पहले यहाँ पहुंच गया था। मेरे सामने पूरा दिन था और मुझे ये दिन किसी न किसी तरह गांव वालों की नजरों में आए बगैर गुजारना था। दफतन मुझे एक और ख्याल आया। गांव के दूसरी तरफ एक नदी थी जहां मैं दोस्तों के साथ खेलने जाया करता था। दरअसल नदी के दूसरी तरफ कीकर, शीशम और पीपल वगैरह के दरख्तों का एक मुख्तसर सा जंगल था। उसके अंदर कुछ खंडरात थे। वो खंडरात 10-12 घरों पर मुश्तमिल होंगे। उनमें एक तो बहुत बड़ी हवेली लगती थी। उस हवेली और दूसरे मकानों के कुछ टूटे हुए हिस्से अब भी बाकी थे। बस यूं समझिए कि दीवारें रह गई थीं। दरवाजे, खिड़कियां और दूसरा कारआमद सामान तो शायद 100-150 साल पहले ही गायब हो चुका था। दीवारें गारे की बनी हुई थीं। अगर उनकी तामीर में भी पुख्ता ईंटें इस्तेमाल हुई होती तो शायद ये दीवारें भी अरसा पहले गायब हो चुकी होती। हम बचपन में इन खंडरों में आकर खेला करते थे, या कभी गांव का कोई आदमी जंगल से लकड़ियां काटने के लिए इस तरफ आ जाया करता था। उस वक्त मुझे अचानक ही उन खंडरों का ख्याल आ गया। मैं दिन भर वहां गांव वालों की नजरों से छुपा रह सकता था। मैं ये ख्याल आते ही उठकर गांव के बाहर ही बाहर खेतों में चलने लगा। मेरे लिए उस वक्त सबसे बड़ा मसला कुछ पाकिस्तानी करेंसी का हुसूल था। अगर मेरे पास कुछ नकद रकम होती तो मैं अपने उस गांव का रुख करने की बजाय सीधा कसूर पहुंचता और वहां से बस पकड़कर लाहौर की तरफ निकल जाता। मेरे थैले में लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात मौजूद थे, लेकिन मैं इस हुलिये में एक मामूली सी अंगूठी फरोख्त करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। मेरी मुश्तबा हालत देखकर मुझे फौरन धर लिया जाता। मैं इसलिए नरगिस से मिलना चाहता था ताकि वो या उसका शौहर मेरे लिए कुछ रकम का बंदोबस्त कर सकें। गांव के दूसरी तरफ थोड़ा ही आगे नदी पर एक पुलिया सी थी, जिसके साथ ही नदी के किनारे पर चंद बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। यहाँ आमतौर पर गांव की औरतें कपड़े धोने के लिए आया करती थीं, लेकिन नदी में पानी कम था, इसलिए आज यहाँ कोई औरत भी नजर नहीं आ रही थी। मैं नदी के किनारे पर बैठ गया। पानी गदला था, लेकिन मुझे प्यास लगी हुई थी। मैंने जी भर कर पानी पिया और पुलिया पार करके तेज तेज कदम उठाता हुआ जंगल में दाखिल हो गया। लेकिन मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि नंगे पैर किसी जंगल में जहाँ कीकर के दरख्त हों सफर करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ जहाँ कीकर के दरख्त थे वहां पर कीकर के सुइयों की तरह लंबे लंबे कांटे बिखरे हुए थे। कम से कम 2 मरतबा मेरे पैरों में कांटे चुभ चुके थे। उसके बाद मैं मोहतात हो गया और संभल कर चलने लगा। इन खंडरों में मुझे साई की जगह मिल गई। मैं एक दीवार से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। मुझे दूसरों की नजरों से छुपने के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। मेरे दिमाग पर एक बार फिर गुनूदगी सी तारी होने लगी। मैंने थैले को सरहाने की तरह सर के नीचे रखा और आंखें बंद कर ली। मैं शायद कोई ख्वाब देख रहा था। मैं दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा था और दिमाग में धमाके से हो रहे थे। एक अजीब सा शोर था। मैं नींद में कसमसाया और फिर मेरी आंख खुल गई। मेरा जिस्म वाकई पसीने में शराबोर हो रहा था। मैं जिस जगह लेटा था वहां धूप आ गई थी। मैंने ऊपर देखा, सूरज सर पर चमक रहा था और मेरे दिमाग में वो धमाके अब भी हो रहे थे। मेरा हलक खुश्क हो रहा था। वो थैला उठाकर मैं साए में आ गया और इधर उधर देखने लगा। धमाकों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। मैंने दोनों हाथों से कनपटियों को सहलाया, लेकिन वो आवाजें खत्म नहीं हुई और तब मुझे एहसास हुआ कि वो धमाके मेरे दिमाग में नहीं, जंगल में किसी जगह हो रहे हैं। कोई आदमी जंगल में लकड़ियां काट रहा था और वो आवाजें मोटी शाखों पर कुल्हाड़ा चलाने की थीं। मैंने थैला कंधे पर लटका लिया और उस आवाज की तरफ चलने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। वो एक अधेड़ उम्र दुबला पतला सा आदमी था जो कीकर के एक सूखे हुए दरख्त पर कुल्हाड़ा चला रहा था। मैं दरख्तों की आड़ में छुपा उस तरफ देखता रहा और जब उस एक शख्स के अलावा आसपास कोई और दिखाई न दिया तो मैं दरख्तों की आड़ से निकलकर उसकी तरफ चल पड़ा। मैं अभी चंद गज दूर ही था कि उस शख्स ने मुझे देख लिया। उसका हाथ रुक गया। शायद मेरे हुलिया ने उसे कुछ परेशान कर दिया था। उसने कुल्हाड़ा दोनों हाथों में इस तरह पकड़ रखा था जैसे किसी भी लम्हे मुझ पर हमला कर देगा। मैंने हाथ उठाते हुए कहा, डरो नहीं, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने मुझे निहत्ता देखकर कुल्हाड़ा तो नीचे कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में शदीद किस्म की उलझन बदस्तूर थी। मैंने आगे बढ़ते हुए इधर उधर देखा। बाईं तरफ टाली के दरख्त के तने के करीब एक छोटी सी मटकी रखी हुई थी और दरख्त की शाख पर एक पोटली टंगी हुई थी। मैं गैर इरादी तौर पर उस तरफ बढ़ गया। झुककर मटकी उठाई
اس میں 4-5 گیلن کے قریب پانی موجود تھا۔ میں نے مٹکی منہ سے لگا لی اور اسے ہونٹوں سے اس وقت الگ کیا جب تک میری پیاس نہیں بجھ گئی۔ میں نے مٹکی نیچے رکھ دی اور اس شخص کی طرف دیکھنے لگا جو میرے قریب آ گیا تھا۔ میں نے کہا، معاف کرنا یار، بڑے زور کی پیاس لگی ہوئی تھی، تم سے پوچھے بغیر پانی پی لیا۔ وہ شخص بولا، کوئی گل نہیں جی، پانی کی کیا بات ہے، ویسے تم کون ہو بھائی، یہاں کیا کر رہے ہو، تم ادھر کے رہنے والے تو نہیں لگتے۔ میں نے کہا، رہنے والا تو میں ادھر کا ہی ہوں، پر اجنبی بن گیا ہوں۔ وہ میری بات سمجھ نہیں سکا، اس کی آنکھوں میں الجھن بڑھ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، ویسے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ مسلی تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ گاؤں کے دوسری طرف 300-400 گز کے فاصلے پر مسلیوں کے چند جھونپڑے تھے۔ یہ لوگ برسوں سے وہاں رہ رہے تھے، شاید ہمارے پرکھوں کے وقت سے وہاں آباد تھے، مگر ان کے جھونپڑوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ان کے ہاں کوئی لڑکا جوان ہوتا تو نوکری کی تلاش میں شہر چلا جاتا۔ قصور شہر اور اس کے نواح میں واقع ٹینریز میں کام کرنے والوں کی زیادہ تعداد مسلیوں پر ہی مشتمل تھی۔ جو مسلی گاؤں کے قریب جھونپڑوں میں رہائش پذیر تھے، وہ گاؤں میں کمی گمار کا کام کرتے تھے۔ فصل کی کٹائی کے وقت بھی یہی لوگ کام کرتے تھے۔ کالو نامی اس مسلی کا تعلق بھی اسی بستی سے تھا۔ میں نے تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو کے بعد اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، میرا کام کرو گے یار؟ محمد رمضان کو جانتے ہو نا؟ کالو بولا، رمضان وہی نا جس کے سامنے کا ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے اور دانت کب اور کیسے ٹوٹا، لیکن کالو نے میری بات کاٹی، بولا، اس کی بیوی نرگس نے مکہ مار کر دانت توڑا تھا اس کا۔ میں نے کہا، پھر تو وہی ہوگا، اس کی بیوی کا نام نرگس ہی ہے۔ تو نے نرگس کو میرا ایک پیغام دینا ہے، مگر اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، بات تم رمضان کی کر رہے تھے اور پیغام اس کی بیوی کو دینا چاہتے ہو، چکر کیا ہے؟ میں نے کہا، کوئی چکر نہیں ہے یار، وہ میرے گاؤں کی رہنے والی ہے۔ کالو نے معنی خیز لہجے میں کہا، اچھا یہ بات ہے، اسی لیے تو میں کہتا تھا کہ وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے رائے ونڈ کیوں بھاگ جاتی ہے۔ تم بھی رائے ونڈ سے ہی آئے ہو نا؟ میں نے کہا، آیا تو میں رائے ونڈ سے ہی ہوں، لیکن وہ بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ پھر میں کالو کو سمجھانے لگا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ کالو کی باتوں سے یہ دلچسپ انکشاف بھی ہوا کہ رائے ونڈ میں نرگس کا کوئی معاشقہ چل رہا تھا۔ شادی کو اگرچہ کئی سال ہو چکے تھے، لیکن یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی اور اب بھی اپنے عاشق سے ملنے وہ رائے ونڈ جاتی رہتی تھی۔ اس وقت 4 بجنے والے تھے۔ دھوپ اگرچہ اب بھی بہت تیز تھی، لیکن درختوں کے سائے میں گرمی کی شدت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ کالو نے میری حقیقت جان کر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ناجی بھائی، میں شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد اسے لے کر آؤں گا اور تم یہیں رہنا، کہیں ادھر ادھر مت ہو جانا۔ میں نے ایک طرف اشارہ کیا، کہا، میں ادھر کھنڈروں میں ہوں گا اور تم پانی کی یہ مٹکی یہیں چھوڑ جاؤ۔ نرگس سے کہنا کہ میرے لیے کچھ کھانے کو بھی لے آئے۔ اس نے کہا، یار تم نے پہلے نہیں بتایا، مجھے بھی باتوں میں خیال نہیں رہا۔ اس نے اٹھ کر درخت کی شاخ پر ٹنگی ہوئی پوٹلی اتار لی، بولا، یہ میں اپنے لیے روٹی لے کر آیا تھا، لو یہ تم کھا لو، میں اب چلتا ہوں، شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد آؤں گا نرگس کے ساتھ۔ اس نے پوٹلی میرے سامنے رکھ دی، اپنا کلہاڑا اٹھایا اور میری طرف دیکھتا ہوا ندی کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ مجھے اس وقت بڑے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے پوٹلی کھول دی، اس میں 2 روٹیاں تھیں اور آم کا اچار تھا۔ مسلیوں کو نیچ ذات سمجھا جاتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں تو پھر بھی ان سے اوپر کے کام کروا لیے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر انہیں بھنگیوں کی طرح دور ہی رکھا جاتا ہے۔ میرے والد تو ان لوگوں کو گھر میں بھی نہیں گھسنے دیتے تھے اور میں ایک مسلی کے گھر کی پکی ہوئی روٹی کھا رہا تھا۔ روٹی کھا کر میں نے پانی پیا، کپڑا وہیں درخت کی ایک شاخ پر ٹانگ دیا اور مٹکی اٹھا کر کھنڈروں میں آ گیا۔ کالو مسلی کو میں نے اپنے بارے میں بتا دیا تھا کہ بچپن میں اسکول نہ جانے پر باپ کی مار کھا کر ایک روز میں گھر سے بھاگ گیا تھا اور اب میں کئی سال بعد آیا ہوں، مگر فی الحال گاؤں والوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ کالو مسلی نے اس طرح سر ہلا دیا تھا جیسے اس نے میری کہانی پر یقین کر لیا ہو، لیکن میرے خیال میں وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا۔ میں نے اپنا نام بتا دیا تھا، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ میں گاؤں کی مسجد کے پیش امام کا بیٹا ہوں۔ لیکن میرے خیال سے یہ نہ بتانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ یقیناً سمجھ گیا ہوگا کہ میں در حقیقت کون ہوں۔ مجھے بہرحال رسک تو لینا ہی تھا۔ کالو مسلی کو میں نے ایک معقول رقم کا لالچ دیا تھا اور مجھے توقع تھی کہ فی الحال مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ سورج ڈھل جانے کے بعد گرمی کی شدت میں بڑی حد تک کمی آ گئی تھی۔ میں کھنڈروں میں زمین پر لیٹا وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ بالآخر سورج غروب ہو گیا اور شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ اندھیرا بتدریج گہرا ہوتا گیا۔ میرے کان کسی آہٹ پر لگے ہوئے تھے، ہوا سے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز بھی سنائی دیتی تو میں چونک کر اس طرف دیکھنے لگتا۔ وقت گزرتا رہا اور میری بے چینی بڑھتی رہی۔ گاؤں کی طرف سے عشاء کی اذان کی آواز سنائی دی تو میری پریشانی کچھ اور بڑھ گئی۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ نرگس نے کالو مسلی کی بات پر یقین کیا تھا یا نہیں، یا کالو ہی تو مجھے کسی جال میں پھانسنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا
और फिर खुश्क पत्तों और झाड़ियों के चटकने की आवाज सुनकर मैं चौंक कर देखने लगा। दरख्तों में मध्यम सी रोशनी भी हरकत करती हुई दिखाई दे रही थी। वो गालिबन पेंसिल टॉर्च थी जिसका हाला इर्द गिर्द गर्दिश कर रहा था। रोशनी के इस मध्यम से हाले के पस मंजर में दो इंसानी हजूले हरकत करते हुए नजर आ रहे थे। मैं बड़ी आहिस्तगी से अपनी जगह से उठकर एक शिकस्ता दीवार की आड़ में छुप गया ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो अपने बचाव का बंदोबस्त कर सकूं। वो दोनों साए मुझसे चंद गज के फासले पर रुक गए। रोशनी का हाला इधर उधर हरकत कर रहा था और फिर एक सरगोशियाना आवाज सुनाई दी। वो कालू मुसल्ली की आवाज थी। मैंने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया और जब मुझे यकीन हो गया कि उन दोनों के साथ तीसरा कोई और नहीं है तो मैं आड़ से निकलकर सामने आ गया। वो नरगिस थी। पेंसिल टॉर्च की मध्यम रोशनी में उसके चेहरे के नकूश साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने अगरचे उसे तवील अरसे के बाद देखा था लेकिन उसे पहचानने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो जरा भी नहीं बदली थी लेकिन मुझे देखकर वो चौंके बगैर न रह सकी। बोली, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? कहाँ गायब रहे तुम इतना अरसा? मैंने कहा, यहाँ मैं तफसील से बात नहीं कर सकता। मैंने कनखियों से कालू की तरफ देखा। कहा, मैं फिलहाल गांव की नजरों में नहीं आना चाहता। कोई ऐसी जगह जहां एक दो दिन। उसने कहा, हाँ ऐसी जगह है, चलो मेरे साथ। हम तीनों टॉर्च की रोशनी में जंगल से बाहर निकल आए। नदी की पुलिया पार करके नरगिस रुक गई। बोली, कालू तुम अपने घर जाओ, मैं तुमसे कल मिलूंगी और किसी को पता न चले। कालू ने कहा, फिक्र न करो नरगिस बीबी, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमसे कोई मिलने आया था। कालू मुसल्ली दूसरी तरफ मुड़ गया और मैं नरगिस के साथ दूसरी तरफ चलने लगा। हम गांव के ऊपर से होते हुए खेतों की तरफ निकल आए और आखिरकार मवेशियों के एक बाड़े के करीब पहुंचकर रुक गए। नरगिस ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें याद है पहले यहाँ चौधरी शरीफ का डेरा हुआ करता था। उसने आगे एक जगह ट्यूबवेल लगवाया है, डेरा भी उसके करीब ही बना लिया है। ये जगह अब वीरान हो गई है। यहाँ रमजान कभी कभी मवेशी बांध लिया करता है। इत्तेफाक से पिछले 4-5 दिन से वो यही मवेशी बांध रहा है। मैंने पूछा, यहाँ कौन होगा? नरगिस ने कहा, रमजान अकेला ही होता है। हम बाड़े के करीब पहुंचे थे कि चार दीवारी के अंदर कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। कुत्ता दूर से दौड़ता हुआ लकड़ी के गेट के करीब आकर रुक गया। नरगिस ने उसे डांटा तो वो खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी भी लालटेन उठाए हुए इस तरफ आता दिखाई दिया। उसकी मरियल सी आवाज आई, कौन है भाई? नरगिस ने कहा, मैं हूँ, गेट खोल। गेट ज्यादा ऊंचा नहीं था। रमजान ने करीब आकर लालटेन ऊपर उठाई। मुझे देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। उसने लालटेन नीचे कर ली और अंदर से गेट का कुंडा खोल दिया। उसने एक तरफ हटते हुए पूछा, किसको साथ ले आई है? कौन है ये? उसके करीब खड़ा हुआ कुत्ता मेरी तरफ मुंह उठाए गुर्राने लगा। नरगिस ने उसे एक लात मारी। कुत्ता च्याऊ च्याऊ करता हुआ एक तरफ भाग गया। नरगिस ने कहा, अंदर चलो बताती हूँ। बाड़े में 2-3 बैल और 5-6 भैंसें बंधी हुई थी। हम उनके करीब से गुजरते हुए पिछली तरफ एक कमरे में दाखिल हो गए। बाड़े में ये कच्ची इमारत गालिबन 3 कमरों पर मुश्तमिल थी और ये एक कमरा रिहाइश के लिए इस्तेमाल हो रहा था। कमरे में 2 झलंगा सी चारपाइयां बिछी हुई थी। एक पर तो मैला सा खेस बिछा हुआ था जबकि दूसरी चारपाई पर कुछ नहीं था। नरगिस ने मुझे मुखातिब करते हुए एक चारपाई की तरफ इशारा किया। बोली, तुम यहाँ बैठो, मैं घर से रोटी और तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेकर आती हूँ। फिर रमजान से बोली, तूने इसे पहचाना नहीं? ये नाजी है, खाला कुलसूम का बेटा जो। रमजान ने उसकी बात काटी। बोला, ओ, तुम इसे यहाँ क्यों ले आई हो? अगर पुलिस को पता चल गया तो? नरगिस ने गुर्राते हुए कहा, अगर तुमने गांव के किसी शख्स को इसके बारे में बताया तो इसका तो शायद कुछ ना बिगड़े, लेकिन तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। रमजान सहम गया। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। उसके सामने का एक दांत टूटा हुआ था। नरगिस ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं आधे घंटे में वापस आती हूँ। तू इसका हाथ मुंह धुला और अपना खुस्सा इसे दे दे। इस मर्तबा रमजान ने जबान नहीं खोली। नरगिस मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और फिर मजीद कुछ कहे बगैर बाहर चली गई। मैं भी रमजान के साथ कमरे से बाहर आ गया। दाईं तरफ जरा आगे दीवार के साथ हैंड पंप लगा हुआ था। नल के नीचे पुख्ता खुर्रा भी बना हुआ था। रमजान पंप का हैंडल चलाता रहा। मैंने मुंह हाथ धोकर कीचड़ में आलूदा पैर भी धोए और रमजान का खुस्सा पहन लिया और कमरे में आ गया। वो मेरे सामने दूसरी चारपाई पर बैठते हुए बोला, मेरी बात का बुरा मत मानना नाजी, तुमने यहाँ वापस आकर बड़ी गलती की है। जब तुम शुजा को कत्ल करके कसूर से भागे थे तो पुलिस कई बार यहाँ आई थी। हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन पुलिस को पता चल गया था कि तुम हमारे रिश्तेदार हो। हमारी बिला वजह खींचतान होती रही। अब तुम फिर यहाँ आ गए हो। अगर पिंड के किसी बंदे को पता चल गया तो पुलिस को भी मालूम होने में देर नहीं लगेगी। हम एक बार फिर मुसीबत में फंस जाएंगे। मैंने कहा, इस मर्तबा तुम लोग किसी मुसीबत में नहीं फंसोगे। सिर्फ एक आदमी जानता है कि मैं यहाँ आया हूँ, वो अपनी जुबान नहीं खोलेगा। वैसे मैं सिर्फ कल का दिन यहाँ रहूंगा, कल शाम से पहले पहले यहाँ से चला जाऊंगा। रमजान ने कहा, कौन है वो? किसको पता है तेरे बारे में? मैंने कहा, कालू मुसल्ली। वो अपनी जबान नहीं खोलेगा, तुम अपनी जबान बंद रखना।
उसने ज़ेरे लब नाम दोहराया, कालू मुसल्ली। उसके पेट में तो कोई बात नहीं रहती, तुम्हें यकीन है कि वो अपनी जबान बंद रखेगा? मैंने कहा हाँ। उसकी फिक्र मत करो, तुम अपना ख्याल रखना। रमजान जवाब देने के बजाय खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा। थोड़ी ही देर के बाद नरगिस भी वापस आ गई। उसने 2 पोटलियां उठा रखी थी, एक में खाना बंधा हुआ था और दूसरे में मेरे लिए कपड़े थे। उसने दूसरी पोटली खोलकर कपड़े मेरे सामने रख दिए। शलवार और कुर्ता था और ये गालिबन रमजान के कपड़ों में सबसे बेहतरीन जोड़ा था जो वो मेरे लिए लेकर आई थी। उन कपड़ों के साथ एक खुस्सा भी था जो कदरे नया था। नरगिस बोली, पहले रोटी खा ले, फिर कपड़े बदल लेना। गांव देहातों में आमतौर पर शाम होते ही खाना वगैरह खा लिया जाता है। नरगिस और रमजान भी खाना खा चुके थे। रमजान तो रोटी खाकर यहाँ बाड़े में आ गया था और उसके थोड़ी देर बाद नरगिस को मेरा पैगाम मिला। उसके कहने के मुताबिक कालू अगर उसे मेरा नाम न बताता तो वो उसके साथ कभी भी रात के वक्त जंगल की तरफ न जाती। कालू के बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। नरगिस पहले तो मेरे नाम से कुछ नहीं समझ सकी थी, लेकिन कालू ने उसे यहाँ तक बता दिया था कि मैं किसका बेटा हूँ और उससे और नरगिस से मेरा क्या रिश्ता है। ये जानने के बाद ही वो कालू के साथ जंगल की तरफ गई थी। मैं खाना खाता रहा और वो दोनों दूसरी चारपाई पर बैठे मेरी तरफ देखते रहे। रमजान के बारे में तो मैं पहले भी जानता था कि वो बीवी से दबता था, लेकिन अब तो सूरत हाल दबने की हद से भी बहुत आगे की थी। वो इस तरह सहमा हुआ था जैसे चूहा बिल्ली को देखकर सहम जाता है। मैंने खाना खा लिया तो नरगिस ने बर्तन समेटकर पोटली बांध दी और उसे रमजान की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये बर्तन घर छोड़ा। चाबी मैंने बकरियों के शेड वाले ताकचे में रखी थी। और सुन, तेरी जबान पर ताला लगा रहना चाहिए। पिंड का कोई बंदा मिल जाए तो उसे ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ हूँ और हमसे मिलने कौन आया है। रमजान उलझी हुई नजरों से कभी नरगिस और कभी मेरी तरफ देखता रहा। नरगिस गुर्राई, सुना नहीं मैंने क्या कहा? रमजान ने जल्दी से आगे बढ़कर पोटली उठा ली और सहमी हुई नजरों से नरगिस की तरफ देखते हुए बोला, मगर वो कालू मुसल्ली इसके बारे में जानता है वो? नरगिस ने कहा, उसकी तू फिक्र मत कर, और देख वापस आने में जल्दी मत करना, आराम से आना, मगर गुलाम की हट्टी पर जाकर मत बैठ जाना, कोई बात तुम्हारे मुंह से निकल जाएगी। रमजान घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखता हुआ कमरे से निकल गया। नरगिस भी उसके पीछे ही गई थी। वो बाहर वाला लकड़ी का गेट बंद करके वापस आ गई और मेरे सामने चारपाई पर बैठ गई।